नमस्कार। ये हमारा जो प्रैक्टिस सीरीज है ये पॉलिटी के स्टूडेंट के लिए काफी फायदेमंद है। साथ में जिनको यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी 2025 और कोई भी वनडे एग्जाम देना हो उनके पॉलिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम ये प्रैक्टिस सीरीज में सॉल्व करा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार का पार्ट 1 है। आज हम इसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेरा विश्वास है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है इसमें कि अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी संबंध में निम्न में से कौन सा निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने आपको आर्टिकल 12 में क्या बताया था कि आर्टिकल 12 जो है आर्टिकल 12 जो है राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा बताता है किसके संदर्भ में? मूल अधिकार के संबंध में, यानी फंडामेंटल राइट के संबंध में राज्य की परिभाषा देता है। तो इसके अंतर्गत राज्य क्या है? केंद्रीय या विधानमंडल, केंद्रीय या विधानमंडल, संसद, ठीक है, स्थानीय शासन, रेलवे एलआईसी या ऐसा कोई भी संस्था जो सरकार के सहयोग, समर्थन अथवा अनुदान अथवा अंश धारक के आधार पर संचालित करता होता हो। इसलिए आप देखेंगे कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक भी सरकारी संपत्ति या सरकारी संस्था के अंतर्गत आएगा। भारतीय खाद्य निगम ये सरकार की एक संस्था, वो भी आएगा। अंतरराष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण यह भी सरकारी संस्था भारत का है। तो ये सभी राज्य की परिभाषा में आएंगे। तो ये आपका ऑप्शन जी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषा विधि में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया गया है। तो हमने यह आपको बताया था कि आर्टिकल 13 आपका जो है हमने आपको बताया था कि आपका जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों के साथ असंगत के होने पे अल्पीकरण करना, ये हमने आपको आर्टिकल 13 में बताया था। देखिए अब आर्टिकल 13 में यह कहा गया था, आर्टिकल 13 में यह कहा गया था कि कोई भी विधि, कोई भी कानून अगर वो मूल अधिकारों के साथ असंगत हो रहा है तो उसका अल्पीकरण कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 4 प्रावधान किए गए। 13(1) में वह कहा गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व, और 13(2) में यह कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के बाद कि कोई भी विधि, और आर्टिकल 13(3) में यह कहा गया कि विधि क्या है, विधि को परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल 13(3) में विधि के अंतर्गत सभी प्रकार के अध्यादेश, नियम, कानून, एक्ट, न्यायपालिका के निर्णय, न्यायालय के निर्णय या कोई रूढ़ी उन्हें कहते हैं जो लंबे समय से समाज की स्वीकृति के आधार पर उसको संचालित किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उसी को रूढ़ी कहते हैं। रूढ़ी ऐसा कोई विधि या कानून नहीं होता है, लेकिन समाज ने स्वीकार कर लिया होता है, उसी को रूढ़ी कहते हैं। तो इस प्रकार की रूढ़ियां, न्यायालय के निर्णय, कानून, नियम, अध्यादेश, वो सभी एक्ट किसमें आता है? विधि के अंतर्गत आता है। तो हम ये देखते हैं संसद द्वारा राज्य स्थायी विधियां, तो यह भी आपका सही होगा, ठीक है। राज्यपाल या राष्ट्रपति जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी विधियां, तो ये भी हमने आपको बताया था कि अध्यादेश भी विधि के अंतर्गत आता है। साथ में प्रायोजित विधान, कार्यपालिका विधान की प्रकृति के संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, तो यह भी आपका विधि के अंतर्गत आता है। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का प्रभाव रखने वाली परंपरा या प्रथा, तो हमने आपको बताया था ऐसी कोई भी रूढ़ी, ऐसी कोई भी परंपरा जो समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, समाज द्वारा उसको चलाया जा रहा है, तो वो भी एक प्रकार से आता है, किसी विधि के दायरे में आता है।
तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन 1 2 3 4, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। तो आपको ध्यान देना होगा कि 21A, आप दूसरा समझिए, देखिए ध्यान दीजिए, आर्टिकल 21 जो है ये है जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 है जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। इसकी इसी में आता है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन होता है, यानी कि शिक्षा का अधिकार होता है, राइट टू एजुकेशन। इसको सम्मिलित किया गया था, 21A को शिक्षा का अधिकार को सम्मिलित किया गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। इसको मूल अधिकार का एक हिस्सा बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना यह राज्य या सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद अगर हम सूचना का अधिकार देखेंगे तो सूचना का अधिकार आपका आरटीआई एक्ट के तहत आता है, लेकिन अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय के आधार पर आर्टिकल 19 में भी सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया गया। साथ में लोक प्रतिनिधित्व, लोक प्रतिनिधित्व ये आपको आता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोक प्रतिनिधित्व की संबंधित बातें जो होता है ये 300 अनुच्छेद 324 में। साथ में लोक प्रतिनिधित्व से संबंधित अन्य विशेष बातें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत आता है। और इसमें हम देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 25 से 28। तो इसका ऑप्शन आपका जो आया ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया आरआरबी में, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये सीरीज आपके लिए। आप लोग देख रहे हैं इसमें सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस सबको मिलाकर रखा गया है कि अगर आप किसी भी विषय किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपका पूरा तैयारी हो जाए एक ही सीरीज में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता का अधिकार उल्लेख किया गया है। तो आपको ध्यान देना होगा, इन सभी अनुच्छेदों को हम जानते हैं। पहले है 14 से 18 जो है यह है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी जिसको कहते हैं समता का अधिकार, ठीक है। समता का अधिकार कहते हैं, समानता या समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार कहते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 23 से 24, यह आपका है शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सॉरी शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका है आर्टिकल 25 से आपका आर्टिकल 28। आपका आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 जो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका जो इसमें ऑप्शन है समानता का अधिकार, ये आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तो इसमें मूल अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 7 थी, मूल अधिकारियों की संख्या 7 थी। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। क्यों समाप्त कर दिया गया था? क्योंकि जब देश में विकास की बातें चल रही थी, रोड नाले हाईवे बनाए जा रहे थे, तो जो संपत्ति का अधिकार कहीं न कहीं वह मामले को और फंसा देता था और अधिकतम मामले कोर्ट में चले जाते थे, जिससे सरकार अपंग हो जाती थी, किसी भी प्रकार के विकास की योजनाएं को जमीनी स्तर पर लागू नहीं कर पा रही थी। तो संसद द्वारा यह संविधान संशोधन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार न रहकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो समता का अधिकार जिसे हमने आपको बताया था, देखिए इसमें हम ऑप्शन लेके चलते हैं। समता का अधिकार 14 से 18 है, ठीक है, जो आपका मूल अधिकार में था। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में है, जो आपके मूल अधिकार में था। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका 23 से 24 में आता है, जो मूल अधिकार में था और है भी।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में आता है, जो पहले भी था और अभी भी है। संस्कृति एवं शैक्षणिक का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में आता है, जो पहले भी था और अभी भी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत आता है, जिसके आर्टिकल 32 के तहत अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करके आपके मूल अधिकारों का रक्षण करती है। और संपत्ति का अधिकार ये आपका आर्टिकल 31 था। आर्टिकल 31 आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसको समाप्त कर दिया गया है और इस समय 300 का अनुच्छेद 300 का एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, जब संविधान के होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? तो ये सभी थे, क्योंकि इसको तो हमने 1978 में हटाया था ना 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो सभी था, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन समझिए हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के निबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? तो ध्यान दीजिए, आप लोग को समझने वाली बात है कि देखिए, आर्टिकल 14 को हम पहले लेके चलते हैं। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता, यानी कि राइट, विधि के समक्ष समता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कानून है उसके समान बराबर है। आर्टिकल 35 जो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिषेध किया गया है, रोका गया है। ठीक है। आर्टिकल 16 समझिए आप। आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन के अवसर में समानता रहेगा। लोक नियोजन के अवसर मतलब कि जैसे कोई सरकारी नौकरी निकल रही है, भर्ती निकल रही है, या फिर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, तो सभी को समान अवसर देने की गारंटी प्रदान करता है लोक नियोजन के अवसर पर समानता, अवसर पर समानता। आर्टिकल 17 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 17 आपका कहता है, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। यह कहता है, यदि आप ये आता है समानता के। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का। तो हम इससे अब लेकर चलेंगे, हम देखेंगे धर्म मूल, जाति, जन्म स्थान का धर्म विभेद, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आर्टिकल 15 में है, तो यह भी आपके बिल्कुल सही होगा। ठीक है। उसके बाद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, हमने आपको बताया था आर्टिकल 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आती है। उसके बाद अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। ध्यान दीजिए, ये फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंतर्गत आता है, तो यह ऑप्शन आपका गलत है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत हमने आपको पहले बता दिया था, आर्टिकल 17 में आता है। तो आपका जो ऑप्शन बन के आएगा वो आपका ऑप्शन आएगा 1, 2, 4। तो इसमें कौन सा है? सी में है। देखिए, सी में आपका है 1, 2, 4। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो हमने आपको पहले ही बताया था, जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 जो आता है, राइट टू इक्वलिटी, जिसको समानता का अधिकार कहते हैं। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A को शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन सन 2000 में। आपको याद होगा जब सरकार ने योजनाएं चलाई थी, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, ये जो योजनाएं चल रही थी, सर्व शिक्षा अभियान, इस प्रकार की योजनाएं कब शामिल की गई? सन 2002 के बाद शामिल किया गया था। सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार लाया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की गारंटी सरकार देगी। ठीक है। उसके बाद आप संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था, लेकिन उसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से
24वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया। शोषण का विरुद्ध, जो शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार होता है, ये आर्टिकल आपके आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा सी, संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार हम नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो आपको पहले यह जानने की जरूरत है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। देखिए, आपको पहले यह जानिए कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। देखिए, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या होता है? सन 1215 में, सन 1215 में सामंतों के दबाव में, सामंतों के दबाव में इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, एक घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र में उसने सामंतों के लिए, वहां की जनता के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित किए गए थे, जिसको मानने के लिए राजा भी बाध्य था। उसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो अब आप समझिए, हमारे संविधान के भाग 3 में जितने मूल अधिकार हैं, उनको किससे कंपेयर किया गया, किससे तुलना किया गया? मैग्ना कार्टा से तुलना किया गया। तो आपका भाग 3, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 मूल अधिकार आते हैं, उनको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो यह आपको हमने लगभग रिपीट हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सही से। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है, जो आपके मूल अधिकार है। ये तो आपका सही होगा। नागरिकता का अधिकार, देखिए आपका नागरिकता का अधिकार ऑप्शन में जो है वो गलत है, क्योंकि नागरिकता का अधिकार आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 के अंतर्गत आता है, जो मूल अधिकार नहीं है। आर्टिकल 5 से 11 जो है मूल नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, जो भाग 2 के अंतर्गत आता है, जो मूल अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 आता है, जो मूल अधिकार के दायरे में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में आता है, जो मूल अधिकार है। इसमें आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये बी जो है, ये बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, देखते हैं कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप के व्यवहार को समाप्त करता है? तो ध्यान दीजिए कि हमने आपको ये पहले ही बताया था कि राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 लोगों को समान रूप से समानता की बात करता है, विधि की समानता की बात करता है। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। ध्यान दीजिए, आर्टिकल 17 जो है यह संसद को यह शक्ति देता है आर्टिकल 17 की छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करे। और इस छुआछूत या अस्पृश्यता के अंत के लिए आर्टिकल 17 का आधार बनाकर आर्टिकल 35 के माध्यम से संसद को यह शक्ति है कि किसी भी प्रकार का कानून या एक्ट बनाकर इससे संबंधित सजा या दंड का प्रावधान कर सके। इसी के अंतर्गत आप लोग जो देखते हैं, जो SC/ST एक्ट है, वह एक्ट किसके माध्यम से बनाया गया? वो एक्ट बनाया गया आर्टिकल 17 के ही माध्यम से। आपका आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19 जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 राज्य को यह प्रतिषेध करता है कि राज्य जो है कभी भी मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान या वंशानुक्रम के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, देखिए सार्वजनिक जगहों पे, सरकारी जगहों पे जो सरकार है या फिर राज्य है, वो कभी भी जन्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ये आपको कैसा लगा वीडियो?
यह जरूर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपना हमको और क्या सुधार करना चाहिए, ये सीरीज आप कैसे फायदेमंद हो रहा है, फीडबैक में अपना कमेंट राय जरूर दें। और हाँ, डीपीएस फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए आप आज ही संपर्क कर सकते हैं। डीपीएस फाउंडेशन मोहल्ला सीताराम गौरशंकर घाट, आजमगढ़ में। आपका कॉन्टेक्ट नंबर है 9616401222। थैंक यू।